नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय पर भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। हमने देखा कि 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला होता है और उसी के विरोध में कहीं ना कहीं 6 से 7 मई की रात में भारत के द्वारा उन पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है। आज उसी की पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे और ये मुख्यतः क्लास इस पे संबंधित ज्यादा होगी कि ये जो ऑपरेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और उनके कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें नष्ट किया गया है। वो क्षेत्र आतंकवाद से जुड़े हुए थे, वो स्थान थे जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेनिंग देने के बाद में फिर उनको कहाँ भेजा जाता था, भारत पर हमला करने के। चाहे मुंबई 26/11 की बात कर लें, चाहे बालाकोट की बात कर लें, या हम पहलगांव की बात कर लें जो अभी हाल ही में हुआ है, चाहे इससे पहले पुलवामा अटैक की बात कर लें, ये सब इसी समय पर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देखते हैं, समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक शौर्य गाथा, भारतीय सेना का आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम। आप इन शब्द को समझिए, मैंने आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया है। आतंकवाद का जो है वो आतंकवाद के खिलाफ में एक निर्णायक कदम। यहां पर जो शब्द है आतंकवाद, इसका मतलब ये जो ऑपरेशन हुआ है इससे भी सिद्ध हो जाता है कि इस ऑपरेशन में जहां जहां पर बम और मिसाइलें गिराई गई हैं वो पूरे के पूरे क्षेत्र आतंकवाद से जुड़े हुए। मतलब हमारा जो यहां से प्रहार हुआ है वो आतंकवाद के खिलाफ हुआ है, वो किसी देश के खिलाफ में नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि देश उनको शरण दे रहा है, तो उन्हें इस बात को समझना भी चाहिए। चलिए हम इसको देखते हैं शुरुआत से। पहलगांव आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 की मौत और 17 घायल हुए। ये कब की बात है? 22 अप्रैल की बात है। पहलगांव इस क्षेत्र में पर्यटक हैं वहां पर, और एकदम से आतंकी आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। और ये हमला इतना भीषण था कि इसमें काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अब उसके बाद हमले के पीछे के जो संगठन हैं, अब इनको समझते हैं। टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों ने इन घटना को अंजाम दिया। ये जितने भी संगठन हैं दोस्तों, ये पूरे के पूरे संगठन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आसपास, यानी कि जो एलओसी है, एलओसी के आसपास हैं और पाकिस्तान से बिल्कुल सटे हुए हैं, जहां पर इनकी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग इनको देने के बाद में फिर ये भारत की ओर आते हैं और भारत पर आक्रमण करने की अपनी योजना बनाते हैं और योजना को कहीं ना कहीं सफल भी करते हैं। चलिए अब देखिए, टीआरएफ है ना और लश्कर ए तैयबा दोनों ही आतंकी संगठन हैं। याद रखने वाली बात है कि टीआरएफ कश्मीर में गतिविधियों में शामिल है, जबकि लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान से संबंधित हो, भारत में आतंकी हमलों का इस्तेमाल करता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की योजना पीएम मोदी जी की निगरानी में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना का ये एक संयुक्त अभियान था, है ना। चलिए, लक्ष्य और रणनीति। पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी शिविरों को सटीकता से निशाना बनाया गया। यहां पर आप देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे वो क्षेत्र हैं जहां पर निशाना इन पर लगाया गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये लगभग इसी क्षेत्र में 5 जगह पर, कितनी जगह पर? 5 जगह पर हमले होते हैं। और इसके बाद में जो 4 जगह और बच रही हैं, क्योंकि 9 आतंकी जो ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया है, तो जो 4 जगह और बच रही हैं वो 4 जगह पाकिस्तान में ही है। मतलब कि एलओसी के बाद जो पीओके वाला क्षेत्र है उसमें जो 5 जगह है वहां पर हमला किया गया है, और इसके बाद में जो पाकिस्तान में 4 जगह हैं वहां पर हमला किया गया है। अभी अपन देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये अब यहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यहां पर कौन कौन सी ऐसी जगह है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो है मरकज सुभान अल्लाह, ये है बहावलपुर, है ना। यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो ये मुख्य ट्रेनिंग कैंप था लश्कर ए तैयबा का। यहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद में ये लोग यहां से तैयार होते थे और कहीं ना कहीं भारत में आकर अटैक किया करते थे। तो ये है, तो ये 5 क्षेत्र तो ये हो जाते हैं, और 4 क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में ही है। इन पर कहीं ना कहीं मिसाइलें गिराई गई और जो ड्रोन हमले हैं वो किए गए। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य निशाने पर, जैसे बहावलपुर, अभी मैंने आपसे चर्चा की,
मुरीद के, गुलपुर, कोटली आदि 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। 9 ठिकाने निशाने बने। इस ऑपरेशन में लगभग 80 से 90 आतंकवादियों का सफाया किया गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहना है कि उनके 30 से 40 व्यक्ति ही समाप्त हुए हैं, लेकिन 80-90 आतंकवादियों का सफाया हो गया है। लगभग में अगर आप करंट की अभी न्यूज देखेंगे तो 100 से ऊपर आतंकी हैं जो कहीं ना कहीं इसमें समाप्त हो गए हैं, जिसमें हथियार डिपो, संचार केंद्र भी नष्ट किए गए हैं। ये भारत की सैन्य क्षमता का एक उदाहरण था। अच्छा, ये जो हमला हुआ है जिसकी अभी अपन चर्चा करेंगे कि हमला हुआ किस तरीके से है, इस हमले में यदि हम देखें तो हमको कहीं जाना नहीं पड़ा है। हम वहीं पर हैं, वहीं पर रह के हमने ये हमला किया है, यानी अपनी भूमि पर रहकर ही ये हमले किए गए हैं। हमें वहां पर जाना नहीं पड़ा, ये इसकी खास बात है। अभियान की सफलता, करीब 80-90 आतंकवादियों के मारे गए हैं। आतंक नेटवर्क को एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा झटका लगा हुआ है। मीडिया ने इसे 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 एयर स्ट्राइक जैसा करारा जवाब बताया है। देश भर में सेना की बहादुरी का स्वागत हुआ। निश्चित तौर पर भारतीय सेना है जिन्होंने सराहनीय कार्य किया है और हमें हमेशा उनका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो शत शत नमन है भारतीय सेना को, जिन्होंने ऐसा जवाब दिया कि यहां पर एक दिन पहले मॉक ड्रिल की बात चल रही थी, लोगों को लग रहा था कि दूसरे दिन मॉक ड्रिल होगा और होगा भी और हुआ भी, और उसी समय 6 से 7 तारीख को रात में उन्होंने ये कारनामा कर दिया। बहुत सारे लोगों को तो ये खबर सुबह ही मिली कि अरे यार ये क्या हो गया एकदम से, यहां तो मॉक ड्रिल की बात चल रही थी, वो भी हुआ और यहां पर हमला भी हो गया। चलिए देखते हैं आगे। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारत द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। अब इसको हम अच्छे समझते हैं, जो कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया। यह हमला लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के द्वारा किया गया। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, जिसमें 26 हिंदू पर्यटक मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 स्थानों पर मिसाइल हमले किए। अभी हम उन मिसाइल की भी चर्चा करेंगे, जैसे स्कल्प है, और इसके बाद में वो जो बम जो गिराए गए हैं जैसे हैमर बम है, उनकी हम चर्चा करेंगे। हमले किए गए जिनमें बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने शामिल थे। इस अभियान में भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स, जो कि हमने किससे लिए हैं, फ्रांस से ले रखे हैं। याद रखिएगा, ये जो राफेल जेट है, फाइटर जेट है, हवा में तांडव करता हुआ, आपने अक्सर इसकी वीडियो देखी होंगी कि एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, सीधा निकल जाएगा, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ये वही राफेल है जिसे हमने फ्रांस से खरीदा था, और अभी तक इसकी टक्कर में बहुत ही कम फाइटर जेट है, खासतौर पर पाकिस्तान पर देखा जाए तो है ही नहीं। और अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। उपयोग करते हुए 23 मिनट में 24 मिसाइल हमले किए। आप समझिए 23 मिनट में 24 मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में पाकिस्तान के अनुसार 31 नागरिक मारे गए, जैसा भी मैंने बताया था, 46 घायल हुए, जबकि भारत ने यह दावा किया है कि उसने केवल आतंकी ढांचों को निशाना बनाया है। अब यहां से यह बात समझने वाली है कि पाकिस्तान के द्वारा ये जो कहा जा रहा है कि इसमें कौन समाप्त हुए हैं, आप देखिए कि 31 नागरिक मारे गए हैं, वो उसमें आतंकवादी शब्द का प्रयोग ही नहीं कर रहा है। वो करेगा भी क्यों? वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि इसमें जो व्यक्ति मारे गए हैं वो सिविलियंस हैं, उनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। जबकि भारत ने क्या बताया है कि भैया उसने केवल आतंकी ढांचों को निशाना बनाया। और निश्चित तौर पर हम देखते हैं तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान के किसी भी सैन्य जो उनके ठिकाने हैं उनको टारगेट नहीं किया। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो आतंकी ठिकाने थे वही थे। इस समय पर यदि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा करनी है, अपने आप को बचाए रखना है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, तो उसको भी खुलकर आतंकवाद का विरोध करना चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा कि वो आतंकवाद का विरोध तो दूर की बात, एक तो जो व्यक्ति लोग वहां मरे हैं उनके जनाजे में जा रहे हैं, वहां के जो पॉलिटिशियन हैं वो जा रहे हैं, आर्मी वाले जा रहे हैं, आर्मी के ऑफिसर जा रहे हैं, उनको उनके झंडे में लपटाया जा रहा है। आप ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यहां से तो मैसेज यही निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका समर्थन है। आप प्रत्यक्ष रूप से जरूर सामने नहीं आ रहे, पर अप्रत्यक्ष रूप से आपका समर्थन तो उनके लिए है, अन्यथा आपको वहां पर जाने की क्या जरूरत थी। और इस समय पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि पाकिस्तान को वास्तव में बचाना है अपने आप को, अपनी खुद की, एक तो आर्थिक स्थिति से वैसे ही जूझ रहा है, बलूचिस्तान उससे अलग होने वाला है, कभी भी ये खबर आ जाएगी भैया बलूचिस्तान अलग हो गया, क्योंकि अभी अभी बलूचिस्तान ने भी उस पर अटैक कर दिया। बलूचिस्तान अलग हो ही रहा है, अफगानिस्तान वहां से परेशान कर ही रहा है, और यहां पर
अब इस समय पर इसको खुलकर आतंकवाद के विरोध में आ जाना चाहिए, तभी पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो बच सकता है, अन्यथा तबाही तो निश्चित है। चलिए आगे देखते हैं। इस अभियान के दौरान भारत ने दावा किया कि उसने लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लगभग 70 आतंकवादियों को मार गिराया है। अब ये संख्या 100 से ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि ये जो पूरा का पूरा तांडव हुआ है ये किया किसने है, पता तो पड़े ये हो कैसे गया एकदम से। चलिए देखते हैं। राफेल प्लस स्कैल्प, ये मिसाइल का नाम है। राफेल वो फाइटर जेट है जो स्कैल्प मिसाइल को लेकर उड़ता है और उसको सही जगह पर निशाना लगाएगा। किस पे? ये स्कैल्प मिसाइलें हैं। अब देखते हैं दोनों में। राफेल विमान एक ताकतवर लड़ाकू जहाज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने किससे खरीदा था, फ्रांस से, जो आसमान से हमला करता है। स्कैल्प मिसाइल एक बहुत स्मार्ट मिसाइल है। यह 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के बंकर और छिपे हुए ठिकानों पर हमला कर सकती है। कितना? 500 किलोमीटर। हमने जब घर में एक तरीके से देखा जाए पाकिस्तान में घुस के मारा है, मतलब हम तो अपनी जमीन पर ही रहे, हमारी मिसाइलें वहां पर पहुंची हैं, तो वो 100 किलोमीटर पे था। सबसे ज्यादा दूर जो था वो 100 किलोमीटर पे है ना, बहावलपुर। अब यह 500 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकर और छिपे हुए ठिकानों पर हमला कर सकती है। कौन सी वाली मिसाइल? ये यहां पर आप चित्र इसका देख सकते हैं, ये है स्कैल्प मिसाइल। तय लक्ष्य को फोटो मिलाकर भेजती है, बंकर उड़ाने में सक्षम है। स्टार्म शैडो भी इसे जाना जाता है, या इसको आंधी की छाया भी कहा जाता है। आंधी की छाया, आंधी की छाया हवा से लॉन्च की जाने वाली लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल है। कम ऊंचाई पर सब सोनिक रफ्तार से बढ़ती है। दुश्मन के रडार जो है वो उसको ट्रैक ही नहीं कर पाते, है ना। फायर फॉरगेट मोड पर काम करती है, चलाओ और भूल जाओ, माने यानी अपन ने दागा है तो बिल्कुल एकदम सीधी टारगेट को हिट करेगी। टारगेट के पास पहुंचकर ऊपर उठती है, अपलोड फोटो से टारगेट मिलाती है, जो फोटो अपलोड थी उसे टारगेट मिलाएगी और मुंह के बल सीधी घुस जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा रोक के देखिएगा। राफेल मिराज 2000 से दाग सकते हैं। भारत, फ्रांस, यूके, यूक्रेन, इटली और मिस्र के पास है ऐसी जो मिसाइलें हैं। पाकिस्तान के पास ये नहीं है। अभी अपन देखेंगे कि पाकिस्तान के पास में क्या क्या है। इसमें 450 किलो ब्रॉच यानी कि बॉरहेड लगा हुआ है। यह बंकरों और मजबूत ठिकानों जैसे कठोर स्ट्रक्चर को भी भेदने में सक्षम है। 8 करोड़ रुपए की कीमत एक मिसाइल की है। अब इसकी जो कीमत है वो कितनी है? 8 करोड़ रुपए। भारत ने 2003 में सेना में इसको शामिल किया था। स्कैल्प से लैस राफेल अंबाला में तैनात है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो राफेल हैं वो अंबाला में है, और इसके बाद में फिर जैसे और मिसाइलें चाहिए तो फिर उनको एक विशेष स्थान पर लाया जाता है, वहां से इनमें जो मिसाइलें हैं वो फिर से रख दी जाती हैं। और एक बार में जो ये राफेल है ये लगभग में काफी मिसाइलों को अपने पास में ले जा सकते हैं। राफेल की एक खास बात और है कि मान लीजिए ये हवा में है और यहां पर यदि इसका पेट्रोल समाप्त हो जाता है, इसका जो फ्यूल है वो समाप्त हो जाता है, तो इसको फिर घर लौटने की जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्था है कि इसके फ्यूल को हवा में ही भरा जा सकता है। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कि ये खुद रास्ता ढूंढकर सही जगह पर पहुंचती है, जैसे जीपीएस बम है ना, इसमें जीपीएस लगा होता है। याद रखो, स्कैल्प बहुत दूर तक मारने वाली समझदार मिसाइल, और इसका नाम क्या था? तो स्टार्म शैडो, आंधी की छाया। आगे देखते हैं। अब ये एक बम है जिसका उपयोग किया गया है ना, हैमर बम। ये एक स्मार्ट बम है। यह 60 से 70 किलोमीटर दूर तक गिराया जा सकता है, चाहे रात हो, बारिश हो या धुंध हो, ये अपना रास्ता नहीं भूलता। ये एकदम निशाने पर लगता है, जैसे कोई गेम में टारगेट हिट करता हो। अब मिसाइल का क्या था? मिसाइल को हमने देखा कि वो अपने लक्ष्य को ढूंढ रही थी, टारगेट पे जा रही थी। करता ये भी वही है, बस इसका ये है कि ये अपने लक्ष्य पर जाकर ऊपर से फिर नीचे की ओर गिर जाता है। जैसे ही पहुंच गया कि भैया अब लक्ष्य नीचे है, तो आराम से नीचे की ओर गिर जाएगा। अब देखिए, राफेल प्लस स्कल्प हैमर का मतलब है बिना जमीन पर जाए दुश्मन के ठिकानों को उड़ा देना। यानी कि हम अपनी जगह पर हैं, हमने बटन दबाया और वहां पर काम हो गया। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, हैमर मिसाइल बम किलेनुमा ठिकानों को ध्वस्त करने में अचूक है। हैमर पाकिस्तान के किलेनुमा आतंकी ठिकानों में घुसने के लिए एकदम सही विकल्प। मारक क्षमता हवा से जमीन में 70 किलोमीटर तक ये मार देता है। जीपीएस लेजर गाइडेंस से लैस टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हैं। इस पर किसी भी जैमर का असर नहीं होता। एक राफेल 6 हैमर मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। यानी कि यदि राफेल है तो उसमें हम देखेंगे राफेल में तो कितने बम ऐसे चले जाएंगे? 6 नीचे की ओर है। एक साथ हम 6 जगह को निशाना बना देंगे, है ना। 6 टारगेट को ध्वस्त करती है।
अभेद माने जाने वाले बंकरों को भी नष्ट कर देती है। 1000 किलो तक के बम इसमें ले जाने में सक्षम है। राफेल, मिराज, तेजस और सुखोई से हम इनको दाग सकते हैं। यानी कि इनको दागा किन किन से जा सकता है? राफेल, मिराज, तेजस, सुखोई। अभी किसका ज्यादा प्रयोग हुआ है? तो राफेल का हुआ है। इसमें सुखोई का भी उपयोग हुआ है, साथ ही साथ में जो अन्य है उनका भी प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या हुई। यूएन ने संयम की अपील की है। बिल्कुल भाई, जरूरी है, लड़ाई हो रही है। तरीके से देखा जाए तो जो युद्ध है उससे किसी को लाभ नहीं होता, दोनों देशों को हानि होती है। आर्थिक रूप से होती है, राजनीतिक रूप से भी हो रही है, व्यक्तिगत रूप से भी हो रही है, काफी हानि होती है। युद्ध कायदे से नहीं होना चाहिए। पर अब जब सामने वाला जो व्यक्ति है वो मानने को तैयार ही नहीं है, उसको युद्ध ही पसंद है, जवाब भी युद्ध से ही दिया जाएगा। क्योंकि उनको जब बुद्ध की भाषा समझ में नहीं आती है, तब फिर एक अंतिम विकल्प युद्ध रह जाता है। इसीलिए फिर उनको युद्ध सभी बताई जाएगी। बात जब संयम से नहीं हो पा रही है, संयम बहुत दिखा लिया, अब सामर्थ्य दिखाने का काम है, सामर्थ्य दिखाने की बारी है, तो फिर क्या हो सकता है? युद्ध ही अंतिम विकल्प है। दोस्तों एक और यहां पर एक बात रह गई है कि अभी जब हमला हुआ, हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और ये धीरे धीरे चल भी रहा है, इसी बीच पाकिस्तान को ये मान लेना चाहिए था कि भैया ठीक है, आपने जो हमला किया है वो आतंकवादियों के खिलाफ है, खुलकर समर्थन करना चाहिए। वो तो उन्होंने किया नहीं, ऊपर से भारत की सीमा पर भी बम गिराने लगे। अब भारत की सीमा पर जो इन्होंने हमले कर रखे, उन हमलों को हमने हवा में ही विफल कर दिया। अब ये बात कब की है? ये वाली बात जो ऑपरेशन सिंदूर वाली थी, ये तो 6 से 7 जो तारीख है उसके रात की बात थी। लगभग में 1:05 से लेके 1:30 तक की पूरी बात थी। फिर उन्होंने दूसरे दिन छोड़कर भारत में क्या किया? हमले करने चालू कर दिए। अब जब भारत पर हमले हुए तो फिर भारत की जवाबी कार्रवाई हुई। हम भी बहुत अंदर तक गए। आप विश्वास मान के चलिएगा, 1971 के बाद भारत का सीधा रावलपिंडी पर अटैक होता है और वहां का जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसको समाप्त कर दिया गया। अच्छा, भारत पर जो हमले हो रहे थे उनको हम कैसे बचे, या उनसे हमने अपने आप को कैसे बचाया? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये काफी ज्यादा अभी इस समय चर्चा का विषय भी है, जिसका नाम है S-400। S-400 S-400 ये हमने कहां से लिया है? ये हमने रूस से लिया था 2018 में। इसकी खास बात ये है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें होता क्या है कि जो S-400 है, ये एक जगह पर खड़ा है। सभी जगह पर, जैसे कि हमारी जो जो सेंसिटिव एरिया है या जो हमारे बॉर्डर है वहां पर खड़ा हुआ है। ये जैसे ही देखता है कि 400 किलोमीटर, मतलब 600 किलोमीटर, इसकी जो रेंज है सही वो 600 किलोमीटर है, कि 600 किलोमीटर पर कोई जहाज उड़ रहा है या कोई फाइटर जेट उड़ रहा है या कोई मिसाइल दागी जा रही है, तो ये अपने आप एक्टिव होगा वहां पे। हालांकि एक्टिव रहता है, मतलब ये अपने आप उसको कैच कर लेगा, और कैच कर लेने के बाद में जैसे ही वो 400 किलोमीटर के आसपास में आएगा, 400 किलोमीटर पे ही अपने आप उसको दाग देगा। इस तरीके से ये सीधा खड़ा हुआ होता है और यहां से सीधी इसमें मिसाइलें निकलती हैं अंदर से, और जैसे ही ऊपर से कोई भी फाइटर जेट आएगा ये अपने आप इसको दाग देगा। ये हमने कहां से लिया है? रूस से लिया है। बहुत एडवांस है। और यदि देखा जाए तो अभी जो पाकिस्तान ने हमले करने के प्रयास किए उसमें पूरे हमलों को विफल कर दिया गया। हालांकि छोटा मोटा थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो अब जैसे मान लीजिए उन्होंने इकट्ठे 100 बम गिराए, तो 100 में से लगभग में अगर देखा जाए तो 80 से लेके 90 बमों को तो ये उसी में फोड़ देते हैं, मतलब कि हवा में ही मार देंगे। लेकिन अब कुछ तो बचेंगे। क्यों? क्योंकि दुश्मन जो है वो क्या करेगा? आवश्यकता से अधिक, क्योंकि उसको पता है कि यहां पर क्या है? S-400। तो वो आवश्यकता से अधिक क्या देने का प्रयास करेगा? बम। जो आवश्यकता ज्यादा होंगे कि भाई 80 को रोक पा रहे हैं, बाकी तो कुछ ना कुछ गिरेंगे, तो उनसे फिर नुकसान भी होगा। इस तरीके से हालांकि 80 से 90 को वो रोक लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वहां पर गिर जाते हैं। तो याद रखिएगा, S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि कोई भी गोला या कोई भी मिसाइल या कोई भी फाइटर जेट भारत की उस सीमा के अंतर्गत आएंगे जिस सीमा के में ये रखा गया है, जहां पर इसको सेट किया गया है, तो ये 400 किलोमीटर में पहले ही उनको उड़ा देगा। चलिए हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के पास में ऐसे कौन से फाइटर जेट हैं। तो देखिए पाकिस्तान के पास में यदि हम देखें तो एक फाइटर जेट है जो काफी मजबूत भी है, F-16। अब ये जो F-16 है और एक है JF-17।
अब ये जो JF-17 है ये तो पुराना हो गया है, ये राफेल की टक्कर ले नहीं सकता, राफेल पाकिस्तान के पास में है नहीं। अब ये जो F-16 है ये क्या है, ये इसको मान सकते हैं राफेल की टक्कर का तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक मजबूत है, मजबूत फाइटर जेट है। और कहां से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से, लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या है, शर्त ये है कि हम आपको F-16 दे तो रहे हैं, पर आप इसका उपयोग करेंगे कहां, आप इसका उपयोग करेंगे आपके यहां पर जो आतंकवाद है उसके विरोध में। पाकिस्तान उसके विरोध में तो कुछ कर नहीं रहा है, और उससे यह भी कहा गया है इसका प्रयोग आप अपने आसपास में किसी भी देश पर नहीं कर सकते, यदि करेंगे तो जुर्माना भी लगाया जाएगा, ऊपर से इसके जो कलपुर्जे वगैरह हैं वो भी हम आपको नहीं देंगे। अब F-16 एक तरीके से उसके पास में क्या हो गया, खिलौना दिखाने वाला कि है तो भैया हमारे पास, पर हम इसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। F-16 से वो कुछ कर नहीं सकता। JF-17 है ये पुरानी श्रेणी के हो गए हैं, ये राफेल के सामने टक्कर ले नहीं सकते। तो एक तौर से, एक तरीके से देखा जाए अंतिम रूप से, तो पाकिस्तान के पास में ऐसा अभी कुछ है नहीं जिससे वो हमला कर सके। और वो जो अभी हमला हो रहे हैं उनको हम लोगों ने किसमें मार दिया, हवा में ही मार दिया। हालांकि ये जो युद्ध है ये चालू है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि देखिए, युद्ध को टालना ही एक सही रणनीति होती है, लेकिन एक हद तक ही युद्ध को टाला जा सकता है। अब जब युद्ध टल ही नहीं रहा है, सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं है, वो मजाक में ले रहा है हर चीजों को, सीरियस ही नहीं हो पा रहा है, तब फिर युद्ध ही अंतिम विकल्प बचता है। और वही आज हम देख भी रहे हैं। देखिए, यूएन ने क्या कहा है कि संयम की अपील बढ़ती कि भैया आप लोग संयमित रहें। अमेरिका ने भारत की कार्रवाई को आत्मरक्षा बताया है। और चीन और तुर्की को यदि देखें तो इनके जो पुराने अलाप थे उसी तरीके से उन्होंने उस पर अपना कमेंट है वो किया है। और इसके अलावा रूस भारत के साथ में है ही, इजराइल भारत के साथ में है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, पाकिस्तान ने LOC पर गोलीबारी की, उसी समय पे की थी, 3 भारतीय नागरिकों की इसमें मौत हो गई थी। मीडिया की प्रतिक्रिया देखते हैं। भारतीय मीडिया ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बताया है, पाक मीडिया ने युद्ध की कार्रवाई की है ना। भारतीय सेना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यही है, साहस, समर्पण और देशभक्ति की मिसाल। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने आतंकियों के ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाकर देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। यह अभियान भारतीय सेना की ताकत और निर्णायक कार्रवाई की मिसाल बन गया। दोस्तों, भारतीय जो सेना है उसको एक बार फिर से सत नमन। अगर आप देखेंगे कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर है, तो इस सिंदूर के पीछे की भी एक कहानी है। जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो वहां पर जिन पर्यटकों को गोली मारी गई है, उन पर्यटकों में सभी आदमी हैं और उनकी वाइफ के सामने, उनकी पत्नियों के सामने मारा गया है। इसी के एवज में इसका नाम सिंदूर रखा गया है कि तुमने जब सिंदूर गाड़ा है तुम्हें भी इसकी कीमत को चुकाना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। चलिए दोस्तों, आगे की हम क्लास में देखेंगे और जो भी अपडेट आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।